हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास या हिस्ट्री के लेसन प्लान किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो बनाना सीखें। और आज का जो अपना प्रकरण है विश्व के प्राचीन मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है या जो आपकी लेसन प्लान डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर हेडिंग डालें यानी आपको पाठ्य योजना का क्रमांक, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है वो आपको डाल लेना है। तो मैंने डाल दिया जैसे पाठ्य योजना क्रमांक 3। उसके बाद में आप अब जिस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम या बीएड प्रोग्राम, या कहने का मतलब है आपका जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम या शिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। तो जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको लिख देना आपका छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दीजिएगा। मैंने लिख रहा है अनुराधा योगी। तो आपका जो भी नाम है अध्यापक या अध्यापिका तो वो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आप जिस कक्षा की पाठ्य योजना बना रहे हैं उस कक्षा का आपको नाम लिख देना है। जैसे कक्षा 8 की अपनी पाठ्य योजना है तो मैंने लिख दिया है कक्षा 8। इसके बाद में आपका आता है विषय। तो जिस विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो वो विषय लिख दीजिएगा आप। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर आज हम इतिहास की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो मैंने विषय लिख दिया है सामाजिक विज्ञान इतिहास। उसके बाद में आपका प्रकरण, तो आज का अपना प्रकरण है विश्व के प्राचीन मंदिर। तो ये हो गया आपका प्रकरण का नाम। इसके बाद में प्रकरण के बाद में आपका जो अगला है वो है आपका कालांश। तो आप जिस कालांश में आपकी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो वो कालांश आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कालांश बता रखा है और लिख रखा है 5th नंबर का कालांश। इसके बाद में आप लिखेंगे समय, लिखेंगे जो भी जितना भी आप समय ले रहे हैं तो समय हो जाएगा आपका 36 मिनट। और उसके बाद में आपकी दिनांक हो जाएगी कि कौन कौन सी आप दिनांक को ये पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी खाना आपूर्ति कर लेनी है। उसके बाद में आपकी अगली हेडिंग आती है शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य आपको हेडिंग डालनी है, मैंने यहाँ पर नहीं डाली लेकिन आपको शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डाल लेनी है। और शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात में आपको शिक्षण उद्देश्य के अंदर 2 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण उद्देश्य और दूसरा कॉलम बन जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि यह कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहे हैं या बच्चों को आप जो चीज़ अधिगम करवा रहे हैं या जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं उस चीज़ का क्या उद्देश्य है या बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा या बच्चे के अंदर इससे क्या सीखने को मिलेगा या उसमें क्या परिवर्तन, या कहने का मतलब उसमें क्या चेंजेज आएगा। तो वो सारे चेंजेज ही आपके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो उस उद्देश्य के कारण बच्चे के जैसे आपने 2 कॉलम बनाए हैं तो पहला कॉलम है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो शिक्षण उद्देश्य, पहला शिक्षण उद्देश्य आपका ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण अगर बच्चे के अंदर आपको ये परिवर्तन दिखते हैं तो बच्चे ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो पहला है जैसे अपेक्षित परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी विश्व के प्राचीन मंदिर के, जावा के मंदिर, कुंभज के मंदिर का आनंद या प्रत्याशमन कर सकें। तो ये भी आप लिख सकते हैं विद्यार्थी प्राचीन मंदिर के बारे में प्रत्याशमन कर सकेंगे, या चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। और सेकंड है विद्यार्थी विश्व के प्राचीन मंदिर, जावा के मंदिर, कुंभज के मंदिर या आनंद मंदिर का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं विद्यार्थी प्राचीन मंदिरों का क्या कर सकें, प्रत्याभिज्ञान भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट रूप में आप जो भी चीज़ लिखना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आता है दूसरा शिक्षण उद्देश्य अवबोध। अवबोध के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी विश्व के प्राचीन मंदिर, जैसे ये सारे मंदिर की व्याख्या कर सकेंगे या गुम्बज के मंदिर, आनंद के मंदिर की व्याख्या कर सकेंगे। तो आप शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं विद्यार्थी प्राचीन मंदिर की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के संबंध में तुलना एवं अंतर कर सकेंगे। इसके बाद में आपका जो तीसरा शिक्षण उद्देश्य आता है वो है ज्ञानोपयोग या ज्ञानो अनुपयोग। तो उसके अंदर आप लिखेंगे पहला विद्यार्थी विश्व के विभिन्न मंदिरों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। इसके बाद में आपका चौथा शिक्षण उद्देश्य आता है वो है कौशल। तो चौथे शिक्षण उद्देश्य कौशल में आप लिखेंगे विद्यार्थी विश्व के प्राचीन मंदिरों के संबंध में चार्ट, रेखा चित्र, मॉडल बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। इस तरह से आपको ये चारों शिक्षण उद्देश्य लिख लेने हैं। ये चारों लिखने के पश्चात में आगे लिखेंगे आप पांचवा शिक्षण उद्देश्य वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर लिखेंगे आप पहला
विद्यार्थी विश्व के प्राचीन मंदिरों के, जावा के मंदिर, कुंभज के मंदिर, इनके बारे में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे या विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में रुचि ले सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, विद्यार्थी प्राचीन मंदिरों के संबंध में समाचार पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद में आपका छठवां शिक्षण उद्देश्य आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थियों में विश्व के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तो ये हो जाएगी आपकी अभिवृत्ति। तो कहने का मतलब है आपके छठों शिक्षण उद्देश्य यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, वो होगी सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं आप। तो इस हेडिंग में लिखेंगे आप लपेट फलक, श्याम चौक, डस्टर। कहने का मतलब है ऐसी कोई भी सामग्री जो शिक्षक या छात्र अध्यापक की शिक्षण कराने में मदद करती है, तो वो सारी सामग्री क्या कहलाएंगी? सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री कहलाएगी। तो आप इसके अंदर जो भी आपकी सामग्री आपकी सहायता करती है वो चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपने हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों में विश्व मंदिरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो विद्यार्थी क्या है? विश्व के मंदिरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आप पूर्व ज्ञान में लिख दीजिए। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि जो आप पाठ योजना बना रहे हैं उसका कहने का मतलब मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदु, या कहने का मतलब है हार्ट, या कहें तो सामान्य भाषा में अपन कहें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है पाठ योजना का वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। जितना प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा, सुस्पष्ट या प्रभावपूर्ण होगा, आपकी पाठ योजना भी उतनी ही प्रभावपूर्ण निकल के आएगी, या कहने का मतलब है विद्यार्थियों के अंदर आसानी से समझ में आएगी, या पाठ योजना सुसभ्य या अच्छी बनेगी। तो जो आपके प्रस्तावना प्रश्न है उस प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला कॉलम छात्र अध्यापक का, सॉरी क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया का, और तीसरा कॉलम हो जाएगा छात्र क्रिया का। तो कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उस प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और छात्रों द्वारा उसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 कॉलम बना लेने हैं, और इन तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे और छात्र उसके उत्तर दे देंगे। जैसे छात्र अध्यापिका ने पहला प्रश्न किया बच्चों से, हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे आसानी से, भारत में रहते हैं। इसके पश्चात में छात्र अध्यापिका द्वारा अगला प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। वो प्रश्न है, आप इसको लिख लीजिए एक बार। पहला प्रश्न जैसे हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे देंगे किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। इसके बाद में छात्र अध्यापिका द्वारा दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध। उसके बाद में छात्र अध्यापिका द्वारा तीसरा प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे अधिक लोग पूजा अर्चना करने कहाँ जाते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि मंदिर में जाते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया, भारत में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया, विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और बच्चों के लिए एक प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और इस प्रकार से ये प्रश्न कैसा हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपको अधिकतम कम से कम 4 प्रश्न पूछने हैं, अधिकतम 5 से 6 प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों से। उसके बाद में आपका जो अगला हेडिंग होगा उद्देश्य कथन, क्योंकि बच्चों के लिए समस्या खड़ी होगी तो इस समस्या का समाधान ही छात्र अध्यापक का क्या होगा? उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य कथन में आपको वाली चीज़ लिख लेनी है। इसके बाद में आपका जो अगला हेडिंग होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण है, उस प्रस्तुतिकरण मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी तो आप लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। जो हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, गलती मत करिएगा, प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिख लीजिए आप। और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें, गलती मत करिएगा, 5 कॉलम बनेंगे इसके अंदर। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापिका कथन का, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया का, चौथा कॉलम होगा विधि का, और 5वां कॉलम इसमें बनेगा श्याम पट कार्य का। इस तरह से आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 5 कॉलम बनाने हैं। तो गलती मत करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 5 कॉलम। ये 5 कॉलम में एक बार बता देता हूँ मैं आपको। 2 कॉलम तो ऊपर हो गए, और 3 कॉलम ये तीसरा कॉलम छात्र कथन का, चौथा कॉलम विधि, और 5वां कॉलम श्याम पट कार्य का। 5 कॉलम बना लेने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको जो आपका शिक्षण बिंदु वो लिखना है। तो पहला शिक्षण बिंदु है आपका जावा के मंदिर। तो इस जावा के मंदिर का प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा
और वो प्रस्तुतिकरण आप लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन वाले कॉलम में। छात्राध्यापिका कथन वाले कॉलम में आप ये लिख लीजिए सारा चीज़। जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प वहाँ का बरोबदुर मंदिर है, जो कि 750 से 750 ईस्वी के बीच शैलेंद्रों के संरक्षण में बना था। इस भव्य भवन में एक घंटानुमा स्तूप है। इसका सौंदर्य अकथनीय है। बरोबदर की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता इसमें बरामदों में बनी मूर्तियों की पंक्तियां हैं। मूर्तियों की पंक्तियों की कुल 11 श्रृंखलाएं, मूर्तियों और कुल संख्या लगभग 1500 है। इस तरह से आपको ये सारा प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। उसके बाद में आगे लिखोगे आप बरोबदर की बुद्ध की मूर्तियां और मेघदूत की बोधित्व मूर्तियां जावा का कोई अन्य है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। इसके पश्चात में आप ये सारा प्रस्तुतिकरण किस में लिखेंगे, छात्राध्यापिका कथन में। और छात्राध्यापिका वाले कथन के अंदर ये आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न। तो छात्राध्यापिका द्वारा जो पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों के जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ से बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं भटके, इस वजह से छात्राध्यापिका द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्राध्यापिका द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे इसका आसानी से उत्तर दे देंगे। जावा का महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प किस मंदिर का है, तो छात्राध्यापिका इसका उत्तर दे देंगे, छात्र इसका उत्तर दे देंगे। मंदिर में मूर्तियों की कुल संख्या या श्रृंखलाएं हैं, तो जो भी श्रृंखलाएं होंगी छात्राध्यापक ये प्रश्न पूछेगी और बच्चे इसका उत्तर दे देंगे। इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें किस में लिखेंगे, छात्राध्यापक वाले कॉलम में। छात्राध्यापक वाला कॉलम आपका पूरा होते जो आगे मैंने आपको 3 कॉलम और लिखाए थे, उन 3 कॉलमों में आप लिखेंगे। 2 कॉलम तो ये हो गए, 2 कॉलम में आपको ये लिख लेना है। जो बाकी जो 3 कॉलम है उन 3 कॉलमों में आप लिखेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए आप पूरा। उसके बाद में जो आगे वाले तीनों कॉलम है उन तीनों कॉलम, जैसे पहला कॉलम था छात्र कथन का, दूसरा कॉलम था विधि और तीसरा था श्याम पटकार है। तो छात्र कथन में आप लिख लीजिए छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि कौन सी चल जाएगी, व्याख्यान विधि चली रही है। जो आपने छात्र अध्यापिका ने जो प्रस्तुतिकरण दिया था उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको श्याम पटकार्य के अंदर लिख देने हैं। तो छात्र अध्यापिका ने जो पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न पूछे थे उन दोनों बोध प्रश्नों के उत्तर ये वाले हो जाएंगे जो आप उसमें से लिख लीजिए। एक तो था कि जो श्रृंखलाएं कितनी होंगी, तो 11 श्रृंखलाएं और बरोबदर मंदिर। तो इस तरह से वो आराम से उसके बच्चे क्या दे देंगे, उत्तर दे देंगे, और आपको ये वाले कॉलमों में ये चीज़ लिख लेनी है। उसके पश्चात आपको फिर से 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया कथन का, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया का, चौथा कॉलम विधि और 5वां कॉलम श्यामपट कार्य का। इस तरह से ये 5 कॉलम बन जाएंगे। तो 5 कॉलम बनाने के पश्चात में आपका जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आप दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कम्बुज के मंदिर। तो उसका जो कम्बुज के मंदिर वाला जो कॉलम है उसका जो आपको प्रस्तुतिकरण है वो लिखना है। कम्बुज में अंगकोर नामक स्थान के आरंभिक वास्तुकारों में कुछ मंदिर है जिनकी भारतीय मंदिरों से बहुत कुछ समानता है। मंदिरों के मध्य और किनारों के शिखर उत्तर भारतीय शैली के हैं। इस ढंग का सर्वोत्तम नमूना अगरकोट पहाड़ में है। शिखरों को चारों ओर गहरी उसके ऊपर पुलनुमा सूखता है और रास्ते के दोनों ओर सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्यों की सांकलें बनी हुई है जो पुल के जंगलों का काम करती है। उसके बाद छात्रा देखो तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न पहला है कम्बोज के मंदिर के शिखर किससे लिखे हैं, तो जिससे लिखे हैं तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे किससे लेंगे। इस तरह से बच्चों को ये प्रश्न पूछे जाएंगे किसके द्वारा, छात्रा अध्यापिका द्वारा, और आपको ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है किसमें, छात्रा अध्यापिका कथन वाले कॉलम में। और आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लिएगा आप ये वाले। मंदिर के 4 दीवार के बाहर कितनी चौड़ी खाई है, जो भी चौड़ी खाई है वो बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे देंगे। वो आगे वाले कॉलम में बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ लिखनी है। तो इस तरह से आपको जो 2-3 कॉलम बचे उसके अंदर आप पहले कॉलम छात्राध्यापक क्रिया में लिखें, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको श्यामपट कार्य में वो चीज़ लिख लेनी है, ये वाली चीज़, और ये बच्चे इसका उत्तर दे ही देंगे। तो यहाँ पर आपकी पाठ योजना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पाठ योजना समाप्त होने के पश्चात में छात्राध्यापिका द्वारा ये जांचा जाएगा कि जो उसने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया है या जो अध्ययन करवाया है वो बच्चों ने कितना का अध्ययन किया है, इसको जांचने के लिए छात्राध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाए। तो छात्राध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न बच्चों के ज्ञान को जांचने के लिए या उन्होंने कितना ग्रहण किया उसको जांचने के लिए पूछती है। तो मूल्यांकन प्रश्न आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अधिलघुतरात्मक, सत्य सत्य वाले, रेगिस्तान वाले, बसद, जिस प्रकार से आप
मूल्यांकन प्रश्न बनाना चाहते हैं उस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया पहला, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प बरोबर वाला बनाया गया है, तो इसमें जो भी सन है उसको टिक कर देगा छात्र। उसके बाद दूसरा है, महागुरु खालिस्तान की लोकप्रिय मूर्ति है। हिंदू धर्म के मंदिर के शिखर किस शैली के हैं। चौथा है, हिंदू धर्म के लोग रक्षा के लिए मंदिर जाते हैं, सत्य या असत्य है, तो इसको टिक कर देंगे। विश्व के विविध स्थलों का देश कौन सा है, तो जो भी है उसको बच्चे बता देंगे। उसके बाद में आप बच्चों को गृह कार्य देना, तो हेडिंग हो जाएगी आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य इस प्रकार से देंगे, जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ा है उस स्तर से आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, ताकि जो बच्चों का जो खाली समय है उस खाली समय का उपयोग बच्चे आसानी से कर सके, और आपने जो गृह कार्य दिया है वो गृह कार्य बच्चे घर से करके लेकर आ सके। तो गृह कार्य के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में बताइए। तो इस तरह से बच्चे गृह कार्य कर लेंगे घर पे जाके। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।